बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। सपोज करो मैंने आपको एक वेक्टर दिया n, ठीक है, एल के पैरेलल में बोला ए वेक्टर है और ये क्या हो गया बी वेक्टर। मैंने बोला ए वेक्टर जो है पैरेलल टू एल है, वेक्टर भी पैरेलल टू एल है, तो इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर हो गया, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, वो दोनों क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। अब जो मेरी प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी बेटा वो कोलिनियर के अंदर भी लग सकती है। कैसे? अगर हम उसमें कंसेप्ट लगा वेक्टर का, फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर की अगर आप उसकी तो आप चेंज कर दो उसके पैरेलल में, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें ना उसका डायरेक्शन चेंज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को उठाकर बेटा अगर मैं ए वेक्टर के साथ में लगा, ठीक है, डायरेक्शन मैंने सेम मैंने दी, पैरेलल में मैग्नीट्यूड भी, तो यानी ए और बी एक ही आ गए, तो इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, कोलिनियर। तो हेंस बस कोई भी दो वेक्टर आपस में तो वो कोलिनियर और वो पैरेलल भी। बात बेटा समझ में आ गई? ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके, फाइंड अ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर मैंने एक पॉइंट दे दिया बेटा ए y1 z, एक पॉइंट दे दिया x2 y2 z2, मैंने बोला आपको एक वेक्टर निकालना है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके, तो क्या लगाएंगे बेटा, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y प्लस z2 1 के। और अगर आपको इस वेक्टर का निकालना है तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, y2 माइनस y प्लस z1 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और इसी वेक्टर के कंपोनेंट को, यहाँ से वेक्टर आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा a1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1, तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं c1। वेक्टर को बनाई a1 आई b1 j और c1, ये जो कंपोनेंट होते हैं इन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। और अगर इन डायरेक्शन को मैं अगर इसके डिवाइड कर देती हूँ तो बेटा हमारे पास कोसाइन, मतलब a1 को अगर मैं डिवाइड कर b1 से, b1 में a1 स्क्वायर 1 स्क्वायर सेम 1 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर b स्क्वायर c1 स्क्वायर। तो यानी अगर मैंने किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर के डी को अगर उसके मैग्नीट्यूड से बेटा डिवाइड कर देंगे तो वो बेटा हमारे पास, एक चीज ध्यान रखेंगे। और उसके बाद बेटा अगर हम बात करें इन डीसीज को हम क्या बोलते हैं, आपका एलएमएन, क्या तो एल एम और एन। उसके बाद बेटा हमारे पास कंडीशन है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा कितना +1। कंडीशन याद रखेंगे। सबसे पहले हम कभी भी आपको वेक्टर निकालना है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है, बेटा उस वेक्टर को हम x1 आई y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के। और यही जो बेटा कंपोनेंट है ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके डी आर। अगर इन डी आर को मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका डी सी आ जाएगा। और डी सी फॉर्म में लिखते हैं एल की फॉर्म। और एल की एक प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर एन स्क्वायर 1। इसी के साथ साथ बेटा एक फॉर्मूला और कर लेते हैं। अब मैंने बोला मेरे पास 3 एक्सिस, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर एक्स एक्सिस का जितना एंगल बनाएगा, मैंने बोला यहाँ पर एक वेक्टर है ओपी, ये एक्स के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्स के साथ एंगल बना और जेड के साथ एंगल गामा, क्या हो गया, और ये किसका गामा। तो ये एंगल्स फॉर्म कर रहा है, यही बेटा हमारे होते हैं आपके क्वेश्चन। तो हम एल को बेटा कॉस अल्फा और एम को हम क्या लिखते हैं और एन कॉस गामा। यानी एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शन, तो एक्स वाई एक्स के साथ एक एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, कौन सा एंगल, अल्फा बीटा और गामा। याद रखेंगे कभी भी कोई भी दो निकालने होते हैं तो उससे जो वेक्टर के जो कंपोनेंट बनते हैं वो बेटा हम डी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जाएंगे। और डीसीज को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके बेटा, इसके बाद आता है हमारे पास कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जैसे भी मैंने आपको बताया, आपने कोई दो पॉइंट्स
उसके जो कंपोनेंट होते हैं A1 B1 C1, तो बेटा हम क्या बोलेंगे तो कंपोनेंट। अगर उसकी डायरेक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अगर मैं x के साथ i डायरेक्शन, y के साथ j, z के साथ k की डायरेक्शन करती हूँ तो बेटा उसे हम वेक्टर कंपोनेंट रहेगा। और इन्हीं स्केलर कंपोनेंट को चार्ज, और अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हाँ ठीक है। अब आते हैं बेटा हमारे पास कि हमारे दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं। अगर मैंने बोला मेरे पास कोई भी ए एक्स वाई कंपोनेंट वेक्टर दे रखा है बी, तो ये दो वेक्टर कब इक्वल होंगे। कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और जब उनकी डायरेक्शन भी इक्वल। अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम बोलेंगे यस दे आर इक्वल। बट कई कई बच्चे कहते हैं सपोज करो मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बोल सकते हैं हम इक्वल है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम उसको सेम नहीं कहेंगे। याद रखेंगे मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे दे आर इक्वल वेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं 2i प्लस 3j ए वेक्टर, तो बी वेक्टर बोले इधर प्लस, इधर क्या हो गया माइनस, इधर प्लस, इधर क्या हो गया माइनस। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के थ्रू है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव डायरेक्शन बेटा, तो ये आपके पास इक्वल नहीं है। बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देखें ए और बी का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, दोनों को 17, और दोनों की अगर हम डायरेक्शन देखें पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, इधर भी हमारे पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा क्या बोलेंगे ए इक्वल वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है। सम का स्क्वायर 4, 3 का 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना है √7। ए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, दोनों के मैग्नीट्यूड गए, दोनों की डायरेक्शन हो गए, तो ये बोलेंगे यस दे आर इक्वल। इक्वल के लिए कंडीशन याद रखेंगे, दोनों वेक्टर के सेम होने चाहिए, दोनों वेक्टर डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है बेटा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, हाउ टू सबट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस एंड हाउ टू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विद अ वेक्टर। ठीक है, सॉरी मैंने मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के अंदर बेटा क्या काउंट करते हैं कि हम कैसे कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, कैसे कैसे दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, और कैसे उनका स्केलर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने बोला एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है, तो सिंपली क्या करना है, आई में आई ऐड, जे में जे ऐड, के में के ऐड, बच्चों वाला 3 + 2 कितना हो गया 5 5, प्लस माइनस क्या 1j, प्लस माइनस माइनस 6 आ गया बेटा क्लियर। कल हमने क्या करना है कंपोनेंट कंपोनेंट को ऐड करना है, सबट्रैक्शन के अंदर भी सीधा है, आई में से आई माइनस, जे में से माइनस के। अब इन कंपोनेंट को माइनस देते हैं, आएगा कि -5 तो प्लस 8 आई, -2 -3 कितना 3 होगी। दो वेक्टर को ऐड करना है, कंपोनेंट को ऐड कर दिया, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से कैसे, कोई भी वेक्टर ए है तो आपको कहना 5 है, सिंपली क्या कर देंगे सबको 5 से 9 5 3 प्लस 5 10 के नॉर्मल किसी से मल्टीप्लाई। ओके बेटा, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। अगर आपको याद हो हमने कोई भी वेक्टर है, सपोज करो भाई एक वेक्टर आपके पास 2i + 3 है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 आ गया 4 आपका 13 17, यानी ये क्या है बस 17 17 है, तो मतलब लेंथ 17 होगी। अब मैंने बोला आपको क्या निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका एक पार्ट निकालना है जिस 1 हो। तो अगर इस पूरे वेक्टर को मैं 17 से डिवाइड कर दूंगा, पूरे की लेंथ 17 है, 17 को 70 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा आंसर 1। तो यानी अगर पूरे के पूरे ए वेक्टर अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, हम उसका हम एक पार्ट निकाल रहे हैं, और इस एक पार्ट का मैग्नीट्यूड बेटा कितना आपके पास 1, इसलिए यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है,
और यूनिट वेक्टर के लिए तो कैप वेक्टर है, आपको इसका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का 2i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड दिया गया। और देखो थोड़ा सा हम डायरेक्टली अगर ध्यान दें तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वही क्या बन जाते हैं, डी क्या बन जाएंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे इनके डीसीज के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होगा बेटा आपके पास 1। क्लियर हो गया। हमने कोई भी एक वेक्टर दे रखा था तो अगर मैं एक पार्ट निकालूंगी तो 70 से डिवाइड करा, तो मतलब एक तरीके से मैंने उस वेक्टर को डिवाइड कर दिया, वेक्टर बन गया। अब अगर उसी यूनिट वेक्टर के अंदर बेटा उसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करूं और उनका मैं स्क्वायर चेक भी कर सकती हूँ, आपका 1 जो भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी एल स्क्वायर एन टू 1। ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा आपके पास कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, या दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेटा मेरे पास दो कंसेप्ट है, एक होता है स्केलेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी बेटा हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहली चीज पे ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी आई डॉट आई इज 1, के डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1। बट अगर आई को मैं जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो 0 होगा, क्यों, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इसलिए वो आपके 0 ज़्यादा जाते हैं। ऐसे ही जे डॉट के भी 0 हो जाएगा और आई डॉट के का। तो इसी कंसेप्ट को बेटा अगर हम ध्यान में रखें तो जब भी हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने ए 2i प्लस 3k प्लस 4k, ठीक है, और ऐसे क्या आई प्लस 2k। तो जब आपको बेटा ए डॉट बी निकालना है तो देखो इधर हमने क्या करा था, आई को जे के साथ करेंगे 0 आएगा, तो 2i को अगर मैं जे के साथ करूंगी 0 आएगा, 2i को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा। तो हम कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ध्यान से देखो इधर y प्लस ए प्लस 4k डॉट 4i माइनस प्लस, अब इनको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अगर मैं देखूँ आई को इस पूरी ब्रैकेट से करेगा, आई को आई से करेंगे तो 1 आएगा, बट आई को जे से करेंगे 0, आई को कैसे, जैसे जब जे को आई से करेंगे तो 0, जे को 1, जे 0। तो इसी लॉजिक को बेटा ध्यान में रख के अगर हम करें तो मतलब सिर्फ को मल्टीप्लाई करना है, a1 a2 मतलब आई वाले को आई वाले से, तो 2 इंटू 4 आई डॉट आई 1 हो जाएगा इसलिए लिखते हैं। फिर जे को जे से करेंगे 6, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा वो भी, फिर के वाले को तो के वाले से करेंगे तो कितना आएगा 4 टू 2। आंसर इज कितना 8 6 प्लस 8, 8 और 8 16 बस है। क्लियर है। तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से करना। क्लियर है चीज। और अगर हम आई को किसी और कॉम्पोनेंट 0 होगा। अब इसी के ऊपर बिहाफ पे बेटा हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टी होती हैं। क्या प्रॉपर्टी कि अगर मेरा किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो है तब वो दोनों वेक्टर बेटा हमेशा आपस में परपेंडिकुलर, और अगर उन दो वेक्टर के बीच निकालना है फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड टू बी मैग्नीट्यूड। किसी भी दो वेक्टर का है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर उन तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑफ बी। क्लियर हो गया बेटा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा याद रखेंगे क्या कि हमेशा आपको किसको डॉट प्रोडक्ट करना है, आई के कंपोनेंट को आई से, जे को जे से, के को के से, कि बाकी सारे क्या हो जाते हैं आपस में हो जाते हैं। और अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो मतलब वो दोनों वेक्टर और दो वेक्टर के बीच निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। क्लियर है बेटा ये चीज। ठीक है। अब बेटा आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन बात करें, स्केलर सॉरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर बेटा अगर हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट
मैंने अगर एक वेक्टर लिया y माइनस, एक बी वेक्टर लिया 5 प्लस 2 माइनस, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, ए 2 माइनस 3 5 माइनस 3, क्लियर है बेटा इतनी चीज। अब आपको डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही है, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। आई कैप के साथ ये रो कॉलम गया -4 माइनस, फिर जे के साथ ओपन करेंगे, ये रो एक कॉलम गया 2 5 माइनस, फिर के साथ ओपन करेंगे, ये रो एक कॉलम गया 2 4, क्लियर है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा 9 माइनस 4 माइनस जे 6 10, जे के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 माइनस -15, तो आंसर बेटा कितना आ गया 5 प्लस 6 और ये कितना, क्लियर हो गया बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखा था, उनको डिटर्मिनेंट के अंदर सॉल्व कर दिया, और कुछ नहीं करना बेटा। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको याद होगा ए डॉट बी अगर हमने क्या बोला 0, तो मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर। बट अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, वो परपेंडिकुलर नहीं होता, क्या बनेगा, वो पैरेलल। बट अगर ए क्रॉस बी का वेक्टर 0 नहीं आ रहा, आ रहा है जैसे हमारे पास यहाँ पर आया, तो उसको बेटा हमने क्या लिया, तो ये सी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो बेटा परपेंडिकुलर होगा ए की, और वो मेरा परपेंडिकुलर हाँ ठीक है, समझ में आई। और अगर मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है साइन थीटा में, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए टू बी मैग्नीट्यूड, याद रहेगा। तो जब बेटा हमें कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम पैरेलल हैं, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी वेक्टर आ रहा है तो वो सी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो बेटा परपेंडिकुलर होगा ए की, वो परपेंडिकुलर होगा बी के भी, ठीक है। और उन दो वेक्टर के बीच आपको एंगल निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए इनटू ऑफ बी, क्लियर है बेटा। अब छोटा सा एक कंसेप्ट बचा है हमारे पास कि आपके पास दो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है और पैरेललोग्राम का एरिया। बेटा अगर एक ट्राइंगल है जिसका कोई भी एक मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक, हम क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे, तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, हाफ ऑफ वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। एक चीज ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम, क्रॉस ए सी हो, अगर बी से ले रहे हो तो बी क्रॉस बी ए भी, और अगर आप सी डालते हो तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस। तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट बेटा इनिशियल सेम। सिमिलरली अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है, तो उसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम गिवन होगा ए बी सी डी, तो ए बी क्रॉस क्या लगा दो ई, ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, इसी क्रॉस बी ए, क्या क्या लगा सकते हैं बेटा, ए डी क्रॉस ए बी, तो इसके अकॉर्डिंगली बेटा कोई है बी क्रॉस ए डी, और बी सी क्रॉस बी ए, और सी डी क्रॉस सी बी, ठीक है, क्रॉस सी डी, समझ में आ गई बेटा, क्लियर है, ओके। अब बेटा लास्ट बचा एक टॉपिक, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, जब हम एक वेक्टर की शेडो दूसरे वेक्टर पे निकाल, अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए डॉट बी ऑफ बी, और बी का अगर आपको ए पे लगाना है, डॉट ए ऑफ, समझ में आ गया बेटा। सारा कंसेप्ट आपका वेक्टर का है, इसको कर लो, कोई अगर डाउट हो तो हम उसको बेटा, बाय।